एरिका चैम्बर्स एक एजेंट जिसे मोसाद एजेंसी में एजेंट पेनेलोप नाम से जाना जाता है। एरिका अपनी एजेंसी में एक बैक स्टोरी के साथ आई कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। यूके में रहने वाली अपने अर्ली 30s में चैम्बर्स ने लेबनान में फिलिस्तीनियन रेफ्यूजीज का सपोर्ट करने वाले वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रिटिश बेस्ड एजेंसी को ज्वाइन किया और बाद में चैम्बर्स बेरट में इनवाइट किया गया। एरिका चैम्बर्स को अली हसन सलामे ब्लैक सितंबर के लीडर को मारने के लिए जाना जाता है। अली सलामे जो इजराइल में हुए म्यूनिक मैसेकेर का लीडर था। ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन यानी बीएसओ एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे 1970 में बनाया गया था। म्यूनिक में 1972 के समर ओलंपिक्स के दौरान ब्लैक सितंबर के 8 मेंबर्स ने एथलीट्स को हॉस्टेज बना लिया और इजरायली ओलंपिक टीम के 11 एथलीट्स की हत्या कर दी थी। म्यूनिक मैसेकेर एक बहुत खौफनाक टेररिस्ट अटैक था जिसमें ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हफीफ ने लोगों को हॉस्टेज बनाने के कुछ ही देर बाद 234 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहा करने की मांग की जो इजराइल की जेल में बंद थे। साथ ही रेड आर्मी फैक्शन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स एंड्रियस बादर और उल्रीक मोनफ को भी छोड़ने की डिमांड की। वेस्ट जर्मन पुलिस ने आतंकवादियों पर हमला किया और ब्लैक सितंबर के 8 मेंबर्स में से 5 को मार डाला, लेकिन फिर भी रेस्क्यू अटेम्प्ट फेल्ड रहा और सभी हॉस्टेजेस मारे गए। गोलीबारी में एक वेस्ट जर्मन पुलिस मैन भी मारा गया और वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट को उनके रेस्क्यू अटेम्प्ट के पुअर एग्जीक्यूशन और जिस तरह ये उन्होंने इस सीरियस इंसिडेंट को हैंडल किया उसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया। बचे हुए 3 अपराधी अदनान, जमाल और मोहम्मद थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें अगले महीने लुफ्थांसा में फ्लाइट 615 के हाईजैक होने के बाद हॉस्टेज एक्सचेंज में रिहा करना पड़ा था। तब तक इजरायली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड लॉन्च कर दिया जिसके तहत मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी को म्यूनिक मैसेकेर में शामिल किसी भी व्यक्ति को ट्रैक करने और मारने के लिए ऑथराइज किया गया। मोसाद इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये एजेंसी अमन एक मिलिट्री एजेंसी और शिन बेट एक इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ इजराइल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मेन एंटिटीज में से एक है और ब्लैक सितंबर के लीडर अली हसन की मौत ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड का एक मेजर पार्ट था। अली हसन साल में एक फिलिस्तीनी उग्रवादी था जो 1972 के म्यूनिक में बेरहमी से एथलीट्स के हुए कत्ल और कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक सितंबर का चीफ ऑफ ऑपरेशंस था जिसका कोड नेम अबू हसन था। इसके साथ सलेमी फोर्स 17 के फाउंडर भी है। अली जिसे पब्लिक में रेड प्रिंस के रूप में जाना जाता है जो 1948 में इजराइल की क्रिएशन पर हुए वॉर में मारे गए एक टॉप अरब कमांडर का बेटा था। लेबनान की राजधानी बेरेट में रहते हुए अली हसन पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड यासर अराफत के साथ मेन साथी थे और यासर के बाद उनकी जगह लेने वाले लोगों की लिस्ट में अली हसन टॉप पर थे। अली हसन को उनकी लैविश प्लेबॉय लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, लेकिन मोसाद इंटेलिजेंसी के लिए उसके करीब जाना बहुत मुश्किल था। और तब होती है एजेंट पेनेलोप यानी एरिक चैम्बर्स की एंट्री। मोसाद ने एरिका चैम्बर्स को अली हसन को मारने का मिशन सौंपा। चैम्बर्स जो ब्रिटिश ओरिजिन से थी, जो कुछ साल पहले एजेंसी में शामिल किया गया था, उनका क्रिश्चियन लगने वाला नाम एक बिग एडवांटेज के रूप में देखा गया था क्योंकि इसे वो फेक आइडेंटिटी के बजाय अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स का यूज करके ट्रैवल कर सकती थी और वर्स्ट केस सिनेरियो में मदद मांगने के लिए उसे ब्रिटिश एम्बेसी से आसानी में जा सकती थी। लेकिन डिसएडवांटेज ये थी कि ऑपरेशन के बाद उसकी असली पहचान पब्लिक नॉलेज बन जाएगी जिसकी वजह से उसे अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी और अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन चैम्बर्स ने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया जहां से पार्किंग स्पॉट पूरी तरह से दिख सकता था और जनवरी 1979 में ऑपरेशन को ग्रीन लाइट दे दी गई। अली हसन पर 5 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करने के बाद मोसाद ने माना कि उन्हें एक अलग अप्रोच की जरूरत है। अक्टूबर 1978 से 6 वीक के टाइम पीरियड की ऑब्जर्वेशन में उन्होंने नोट किया कि अली हसन ने अपनी पत्नी फॉर्मर मिस यूनिवर्स जॉर्जना रिज्क के साथ वेस्ट बेरेट के सनूब्रा में अपने अपार्टमेंट में ज्यादातर वक्त दोपहर में बिताया था और जब वो रीसी मीटिंग में नहीं होता तो वो जिम और सोना में समय बिताते हैं। सोना जहां पर स्टीम बाथ और बॉडी रिलैक्सेशन की फैसिलिटीज होती है, मोसाद ने सोना पर बॉम्ब अटैक करने का प्लान बनाया, लेकिन क्योंकि सोना में और भी सिविलियंस हर वक्त मौजूद होते हैं तो उन्हें खतरा ना पहुंचाने के लिए इस प्लान को वहीं रोक दिया गया। नवंबर 1978 में
ब्रिस्टिक बेस्ड एक चैरिटी वर्कर जिसका नाम एरिका मैरी चैम्बर्स था, जो 1975 में इशूड ब्रिटिश पासपोर्ट पर ट्रेवल करते हुए बेरत में एंटर करती है। यह भी माना जाता है कि उस समय कई और मोसाद एजेंटों के बरूत में एंटर किया, जिनमें ब्रिटिश और कैनेडियन पासपोर्ट के साथ पीटर स्क्रिवर और रेलैंड कॉलबर्ग फेक नाम्स का यूज करने वाले 2 लोग शामिल थे। मोसाद एजेंट्स ने नोट किया कि अली हसन अक्सर अपने अपार्टमेंट के पास बेका स्ट्रीट में जाता रहता था। 10 जनवरी 1979 को चेम्बर्स ने अनीस असफ बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर एक अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए यूरो 3,500 का रेंट दिया। चैम्बर्स ने अपनी अपीयरेंस को बोहेमियन स्टाइल में चेंज किया और चैम्बर्स को उसके आसपास के अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग एक सनकी औरत के रूप में देखते थे, जो अपना वक्त आवारा बिल्लियों को बचाने और अपने फ्लैट की बालकनी से रोड की सीनरी की पेंट करने में बिताती थी, और वो सीनरी बेका स्ट्रीट की होती थी। चैम्बर्स ने एक रेजिडेंट और द हाउस ऑफ स्टेडफास्टनेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ टेलसाटा नाम की एक फिलिस्तीनी चैरिटी के साथ काम करते हुए उसने अली हसन के साथ एक मीटिंग का प्लान बनाया। अली हसन को चैम्बर्स की कई चीजें काफी पसंद आई, तो अली उसे अपने साथ कई फंक्शंस में लेकर आया, और अली हसन के करीब होने की वजह से चैम्बर्स को उसकी डेली रूटीन की डिटेल्स पता चल गई थी। 22 जनवरी 1979 को अली हसन के आगे पीछे 2 शेवरले स्टेशन वैगन गाड़ियां की थी, और वो अपनी वाइफ के फ्लैट से अपनी मां के जन्मदिन की पार्टी के लिए जा रहा था। चैम्बर्स अपनी बालकनी में पेंटिंग कर रही थी और उसकी रेड वॉक्सवैगन नीचे ऑलरेडी पार्क थी। जैसे ही अली हसन 3:35 बजे वॉक्सवैगन के आगे से गुजरा और र्यू मैडम क्यूरी की तरफ मुड़ा, तभी कार से जुड़े 100 किलो एक्सप्लोसिव को दूर से ही ब्लास्ट कर दिया गया था। अब ये या तो चैम्बर्स ने या किसी दूसरे एजेंट को उसकी वहां से निकलने की इंफॉर्मेशन देने पर किसी मोसाद एजेंट ने किया था। हालांकि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अली हसन जिंदा था, लेकिन बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके सिर में एक स्टील मेटल चली गई थी। उसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शाम 4-3 बजे ऑपरेटिंग टेबल पर उसकी डेथ हुई। ब्लास्ट में 8 और लोग मारे गए, जिसमें अली हसन के 4 बॉडीगार्ड्स और 4 बायस्टैंडर शामिल थे, जिसमें एक वेस्ट जर्मन नन और एक ब्रिटिश सेक्रेटरी सुसान वेरहैम शामिल थे। इसके अलावा आसपास के 18 और लोग भी घायल हुए थे। विस्फोट ने बेरूत को हिला दिया, जो कि मोसाद एजेंट माइक हरीरी ने तट पर एक नाव से देखा था। ऑपरेशन के तुरंत बाद 3 मोसाद ऑफिसर्स बिना किसी ट्रेस के भाग गए, जैसा कि माना जाता है कि 14 और एजेंट ऑपरेशन में शामिल थे। अली हसन सलामे को बेरूत ने शहीद कब्रिस्तान में 1 लाख शोक मनाने वालों की भीड़ के सामने दफनाया गया। यासर अराफात अली हसन के कॉफिन में उठाने वालों में से एक थे, और उन्होंने कमेंट भी किया, हम फिलिस्तीन के रास्ते पर मार्च करना जारी रखेंगे। गुड बाय माय हीरो। वेस्ट जर्मनी के सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट के रूप में अपने एक्सपोजर के बाद जर्नलिस्ट विल्हेम डिटल ने अपनी एक्टिविटीज का खुलासा करने वाली एक ऑटोबायोग्राफी और सीरीज ऑफ बुक्स लिखी। एक किताब जो एक मोसाद एजेंट के बारे में थी, जिसे उन्होंने एरिका चैम्बर्स कहा था। उन्होंने इससे पहले एक और किताब में भी एक चैप्टर एरिका चैम्बर को डिवोट किया था। उन्होंने लिखा कि वो एरिका चैम्बर्स के कैरेक्टर को बहुत एडमायर करते थे। डिटल बेरूत में था और वो PLO के लोगों से मिला और देखा कि वहां हर कोई एरिका चैम्बर्स के ऑपरेशन की बात करता रहता है। एरिका चैम्बर्स के एजेंट होने की जर्नी और म्यूनिक मैसेकर से इंस्पायर होकर एक कहानी रैम्बो में देखी जा सकती है। आपकी क्या विचार हैं इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।